हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज तुषार कपूर। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल मैथिकल। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं बेटा, और इस लेक्चर में हम जीपी को स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आज के इस लेक्चर में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की इंट्रोडक्शन प्लस उसके टर्म्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं आज, बस ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर जीपी। जीपी क्या होता है बेटा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्लास 10th में बेटा आपने एपी तक पढ़ रखा था। तो एपी भी एक स्पेशल टाइप की सीरीज होती है। सिमिलरली जीपी की भी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एक पैटर्न होता है टर्म्स के बीच में जो इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाती है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन विच first term is non-zero and each succeeding term is equal to preceding term multiplied by a constant quantity. Multiplied by a constant quantity. देखो क्या कहना चाह रहा है। जीपी इज ए सीक्वेंस इन विच फर्स्ट टर्म इज नॉन जीरो एंड ईच सक्सीडिंग टर्म इज इक्वल टू प्रीसीडिंग टर्म मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट क्वांटिटी। देखो क्या कहना चाह रहा है। कह रहे एक सीक्वेंस है जिसकी फर्स्ट टर्म ए है, और एक खास बात है ए के बारे में, वो ए क्या है बेटा? नॉन जीरो है। ए क्या है? नॉन जीरो क्वांटिटी है। ठीक है, अब ए अगर नॉन जीरो है और उसने बोला है कि जो आगे वाली टर्म है, सक्सीडिंग टर्म है, वो पिछले वाली टर्म के बराबर है और उस पिछली टर्म में एक नंबर मल्टीप्लाइड है जो कि फिक्स है। तो जैसे अगर ये ए है तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? एक नंबर आर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना बन गया? ए आर। अगली टर्म क्या होगी बेटा? फिर आर से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो गया? ए आर स्क्वायर। अगली टर्म फिर आर से होगी तो कितना हो जाएगा? ए आर क्यूब हो जाएगा बेटा। समझ आ गई बात? अगर यही nth टर्म की बात करें बेटा, nth टर्म की, इसकी nth टर्म क्या होगी? इसमें r कितने हैं बेटा? पहली टर्म में r 0 है, दूसरी टर्म में r 1 है, तीसरी टर्म में 2 है, चौथे वाली टर्म में 3 है। तो nth टर्म में क्या होंगी? एक कम। तो ये कितना हो जाएगा? a इंटू आर की पावर n माइनस 1 नहीं हो जाएगा? a इंटू आर की पावर n माइनस 1। तो इसीलिए इस nth टर्म को बोला जाता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम एपी पढ़ते थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जनरल टर्म होती थी nth टर्म। सिमिलरली जीपी में भी होती है बेटा a इंटू आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, अगर आपको कोई बोले 10th टर्म निकालो, क्या निकालो? 10th टर्म, तो आप क्या करोगे? a इंटू आर की पावर 10 माइनस 1, तो आ जाएगा AR9। क्या आ जाएगा बेटा? AR9। अगर आपको कोई बोले 15th टर्म निकालो तो R14 हो जाएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है बेटा, AR14। ये आपको क्या मिल जाएगा? nth टर्म मिल जाएगी। किसकी बेटा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। इसको नोट करो फटाफट, फिर हम देखते हैं जीपी कितने टाइप की होती है। देखेंगे बेटा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जीपी। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जीपी कैसे? एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है बेटा, कह रहे हैं अगर ए पॉजिटिव होगा, अगर ए पॉजिटिव है और R1 से बड़ा है, अगर A पॉजिटिव है और R1 से बड़ा है, तो ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल लेना इसका, A पॉजिटिव 2 मान लें, R1 से बड़ा मान लें, वो भी 2 मान लेते हैं। चलो
तो पहली टर्म 2 है, ए होती थी, दूसरी टर्म ए आर, तो कितना आ गया 4, तीसरी टर्म बेटा क्या होगी ए आर स्क्वायर, तो कितनी आ गई 8, अगली कितनी आ गई 16। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो जीपी के टर्म्स की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। तो इस वाले केस को क्या बोल देंगे बेटा, इंक्रीजिंग जीपी। इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग जीपी। दूसरा केस लेते हैं, अगर ए पॉजिटिव है और आर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, आर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो बेटा ए को 2 मान लेते हैं, आर को 1/2 मान लें, ए को 2 आर को 1/2। तो क्या होती है पहली टर्म ए, दूसरी क्या होती है ए आर, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, अगली क्या होती है ए आर स्क्वायर, 2 × 1/2 का स्क्वायर कितना 1/2, अगली टर्म्स कितनी आएगी बेटा 1/4। तो देखोगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो जीपी की टर्म्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसे क्या बोल देंगे हम, डिक्रीजिंग। क्या बोल देंगे बेटा, इसको हम डिक्रीजिंग बोल देंगे। अब ध्यान दो, अगर ए नेगेटिव है और आर 1 से बड़ा है, अगर ए नेगेटिव है और आर 1 से बड़ा है, तो आप क्या एग्जांपल लोगे बेटा, ए को 2 ले लो, आर को -2 ले लो, ए को -2 ले लिया और आर को 2 ले लिया, ठीक है ना। ए नेगेटिव है और आर पॉजिटिव है, तो सीरीज क्या बनेगी -2 -4 -8 -16। मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो टर्म्स की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, गिर रही है, तो ये कौन सी हो जाएगी, डिक्रीजिंग जीपी हो जाएगी। सिमिलरली अगर ए नेगेटिव है बेटा और आर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो जाए, और आर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो जाए, तब क्या होगा, आर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में अगर हो गई और ए नेगेटिव हो गया, तो एग्जाम्पल कौन सा ले लें बेटा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए को -2 ले ले बेटा और आर को ले लो 1/2, तो कितना मिलेगा, पहली टर्म -2, अगली -1, अगली -½ अगली -1/4। अब बताओ ये बात कि -1/4 बड़ा है कि -2 बड़ा है, बेटा -1/4 बड़ा होता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैल्यू क्या हो रही है इसकी, बढ़ रही है, तो ये कौन से टाइप की होगी बेटा, इंक्रीजिंग जीपी। समझ आ गई, चारों केस आपको समझ आ गए। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर आपने आर की वैल्यू या तो 0 से 1 ली है या तो आर की वैल्यू 1 से बड़ी ली है, आर की वैल्यू आपने 1 तो ली नहीं, आर की वैल्यू 1 तो ली नहीं आपने, तो ले लेते हैं कोई बात नहीं। आर 1 ले लिया, फर्स्ट टर्म बेटा कुछ 2 ले लिया, तो सीरीज क्या बनेगी 2 2 2 2 2 बनती रहेगी, तो इसे बोल देते हैं बेटा कांस्टेंट जीपी, इसे बोल देते हैं कांस्टेंट जीपी। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा सर आर नेगेटिव तो आपने लिया नहीं, कोई बात नहीं नेगेटिव ले लेते हैं। ए अगर 2 हो गया और आर नेगेटिव हो गया, नेगेटिव मतलब -2 ले ले बेटा, तो होगा क्या, पहली टर्म 2, दूसरी टर्म क्या होती है ए आर, 2 × -2 कितना -4, अगली टर्म होती है ए आर स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना 4, 4 × 2 कितना 8, अगली कितनी -16, अगली कितनी +32। तो बेटा एक टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ना हम इसको इंक्रीजिंग की कैटेगरी में डाल सकते हैं ना इसको हम डिक्रीजिंग की कैटेगरी में डाल सकते हैं, हाँ या ना, समझ आ गई बात। तो इसीलिए हमने आर नेगेटिव को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में नहीं लिया, लेकिन हो सकता है आर की वैल्यू नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी केस आर 0 हो जाए, आर 0 हो जाए, आर अगर 0 हो गया चलो कोई बात नहीं, ए 2 हो गया, तो क्या सीरीज बनेगी 2 0 0 0 0, ये कोई जीपी थोड़ी है, ठीक है, तो आर 0 नहीं हो सकता। तो आपको पूरा आइडिया लग गया, ए पॉजिटिव हो आर ये हो, ए नेगेटिव हो आर ये हो, है ना। तो सारे केस हमने इस वाले बोर्ड पे इस टाइम हम कंसिडर कर चुके हैं बेटा, सारे केस हमने कंसिडर कर लिए हैं। तो जीपी जो है वो इससे बाहर नहीं है, जितना इस बोर्ड पे पढ़ा दिया इतनी क्या है हमारे पास जीपी है। इतनी थ्योरी पे बेस्ड हम 4-5 क्वेश्चन आज करने वाले हैं बेटा, ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। मान लो एक जीपी है, ठीक है, बोला गया फर्स्ट टर्म इज 1
इस जीपी की फर्स्ट टर्म 1 है एंड सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90. ओके, फाइंड कॉमन रेशियो. फाइंड कॉमन रेशियो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को बेटा? बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, थर्ड टर्म कितनी है? तो बेटा लिख लेते हैं चलो एक बार. T3 कितना होगा इसका? AR² और T5 कितना होगा बेटा? AR4. तो हमने क्या बोल रखा है, थर्ड और फिफ्थ टर्म का सम 90 दिया हुआ, मतलब AR² प्लस AR4 कितना है बेटा? 90. तो मैंने क्या किया, AR² कॉमन ले लिया तो कितना बचा? 1 प्लस R² इज इक्वल टू वट? 90. A की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 है, ये तो आसान हो गया. तो R4 प्लस R² माइनस 90 इज इक्वल टू 0. अब बस इसको हमें सॉल्व करना है बेटा. कैसे होगा? 90 के फैक्टर क्या बनते हैं? 9 और 10. तो हो जाएगा R² प्लस 10R² माइनस 9R² माइनस 90 इज इक्वल टू वट? 0. तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं बेटा. क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R² प्लस 10 माइनस 9 इंटू R² प्लस 10 इज इक्वल टू वट? 0. तो यहाँ से दो फैक्टर बन गए, या तो R² माइनस 9 0 होगा, या तो R² प्लस 10 0 होगा. बेटा देखो ये तो 0 हो नहीं सकता, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहता है, तो 0 ये रहा होगा. तो R² की वैल्यू कितनी आ गई? 9. तो दो बातें पता लगी, या तो R3 होगा या तो R की वैल्यू -3 होगी. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट छोटा सा एक ही लगा, आपको थर्ड टर्म निकालनी आ गई, फिफ्थ टर्म निकालनी आ गई, और बाकी तो सिंपल क्या है बेटा? कैलकुलेशन. नोट कर लो इसको. चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है. 3 numbers आर इन जीपी, इफ वी डबल द मिडल टर्म वी गेट एन एपी, फाइंड कॉमन रेशियो. देखो सीधी सी बात कर रहा है, 3 नंबर हैं जीपी में, तो मान लेते हैं A, AR और AR² होंगे. सही, ये जीपी में हो गए. अब हमें क्या बोला गया कि अगर मैं मिडल टर्म को डबल कर दूं तो ये क्या बन जाएंगे? एपी में. A2AR AR² किस में बन गए बेटा? एपी में बन गए. अब हम क्या जानते हैं, अगर ABC AP में होते हैं तो हमें रिलेशन क्या पता होता है? 2B इज इक्वल टू A प्लस C. पता होता है कि नहीं पता होता? पता होता है. तो वो लगा दें यहाँ पे. तो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ दिस 4AR इज इक्वल टू A प्लस AR². तो बेटा A तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? 4R इज इक्वल टू 1 प्लस R². तो कितना बन गया? R² माइनस 4R प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो R निकालना रहेगा बस. अब हमारा फैक्टर बना लेते हैं. R कितना? -B प्लस माइनस अंडर रूट B² माइनस 4AC अपॉन 2A. कोई दिक्कत है तो बताओ. तो 16 माइनस 4 12 हो गया. 12 क्या होता है? 2√3. तो ये आ गया 4, R की वैल्यू आ गई 4 प्लस माइनस 2√3/2. तो R की वैल्यू क्या क्या आ गई? एक आ गई 2 प्लस √3, एक वैल्यू आ गई 2 माइनस √3. R अगर ये हो जाएगा तब भी एपी में बन जाएंगी, R अगर ये हो जाएगा तब भी एपी में बन जाएंगी. कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी. समझ आ गई ये बात, है ना? अगर आपको बस बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि अगर एपी में होते हैं तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C होता है. ये बातें पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. नोट करो इस क्वेश्चन को. अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ ABCD आर इन GP, if ABCD are in GP, then prove that AB plus BC plus CA का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² प्लस B² प्लस C² इंटू B² प्लस C² प्लस D². बात समझ आ गई? इनको प्रूव करने के लिए बोल रहा है. ठीक है, अगर ये जीपी में है तो, अगर ये जीपी में है तो ए को तो ए ही बोल देते हैं, बी को बोल देते हैं AR, सी को बोल देते हैं AR² और डी को बोल देते हैं AR³. ठीक है, तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा वो क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है AB
प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर। तो ए बी कितना आया, ए इंटू बी, ए स्क्वायर आर। बी सी कितना आया बेटा, ए स्क्वायर आर क्यूब। और सी ए कितना आया बेटा, ए स्क्वायर आर 5 का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन आ सकता है, ए स्क्वायर आर कॉमन आ सकता है, तो बाहर कितना आएगा, ए 4 आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा आर स्क्वायर और यहाँ बचा आर 4 का होल स्क्वायर। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। अगर राइट हैंड साइड इसके बराबर आ जाती है तो मान लेंगे हमारा आंसर ये रहा होगा। ठीक है, ए स्क्वायर कितना आ गया, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर आर 4। बी स्क्वायर कितना आ गया, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर 4, ए स्क्वायर आर 6। ठीक है बात की नहीं। यहां से क्या कॉमन आ सकता है, ए स्क्वायर, तो 1 प्लस आर स्क्वायर आर 4। यहां से क्या कॉमन आ सकता है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो कितना बचा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4। ठीक है, तो ये कितना होगा बेटा आपके पास, ए 4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4 का होल स्क्वायर। चेक करो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, बिल्कुल आ रही है बेटा। तो ये प्रूव हो गया, ये बिल्कुल सही कह रहा है। अगर ए बी सी डी जीपी में होंगे तो ये दोनों क्या होंगे बेटा, बराबर रहने वाले। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो बेटा, कह रहा है 3 नॉन जीरो नंबर्स ए बी सी आर इन एपी, इंक्रीजिंग ए बाय 1 और है बेटा, और इंक्रीजिंग सी बाय 2, ये नंबर बन जाते हैं जीपी में। कैसा, क्या इंफॉर्मेशन क्या है, कह रहा है ए बी सी एपी में, मतलब 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी है। एक इंफॉर्मेशन तो ये पता है हमें। दूसरा कह रहा है अगर a को 1 बढ़ा दें, मतलब a प्लस 1 b और c, तो ये जीपी में बन जाता है। सिमिलरली अगर c में 2 बढ़ा दें, बेटा दोनों काम एक साथ ना कर देना कि a प्लस 1 भी c प्लस 2 भी, और है, और वर्ड्स की बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, तो क्या होगा, जीपी का मतलब क्या होता है बेटा, जीपी का मतलब, अब ध्यान दो, अगर ए बी सी जीपी में होते हैं तो रेशो क्या होती है बेटा, सेम होती है ना। रेशो क्या होती है, सेम होती है। ध्यान देते हैं, चलो यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर ये a है, ये ए आर है, ये ए आर स्क्वायर है, ये ए बी सी हो गया बेटा। ए बी सी अगर जीपी में ए आर और ए आर स्क्वायर, तो क्या मैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बोल सकता हूँ क्या, चेक कर लो। ए आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए आर स्क्वायर। तो ध्यान दो, ए स्क्वायर आर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर, सॉरी ए स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अगर जैसे ए बी सी ए पी में होते तो हम बोलते थे 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, अगर ए बी सी जी पी में होते तो हम बोलते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ए प्लस 1 इंटू सी। ये बात समझ आ गई है कि नहीं। सिमिलरली बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू कितना, सी प्लस 2। यहां तक आपको बात समझ आ गई है कि नहीं आ गई है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं बेटा, हमें निकालना क्या है, b निकालने के लिए बोल रहा है। तो कोई वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं बेटा, यहां से c की वैल्यू रिप्लेस कर दें, 2b माइनस a कर दें। c कितना है, c है 2b माइनस a के बराबर, तो c गायब कर देते हैं बेटा। तो यहां से कितना आ गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 1 इंटू 2b माइनस a। सिमिलरली यहां पे भी देख लेते हैं बेटा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, a इंटू 2b माइनस a प्लस 2 हमारे पास आ गया है। कोई दिक्कत है यहां तक तो बताओ। अब मैं यहां से बी स्क्वायर और यहां से बी स्क्वायर दोनों को इक्वेट कर दूं। ये अगर इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो दोनों को इक्वेट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो ध्यान दो बेटा, a प्लस 1 इंटू 2b माइनस a इक्वल होगी a इंटू 2b माइनस a प्लस 2। मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, 2ab माइनस ए स्क्वायर 2b माइनस ए, कितना आ गया, 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a। तो देखो 2ab से 2ab कट गया, माइनस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कट गया, तो कितना आ गया, 2b माइनस ए। तो 2b किसके बराबर आ गया बेटा, 3a के बराबर आ गया। तो a कितना आ गया बेटा, 2b बाय 3। a की वैल्यू आ गई 2b बाय 3। तो किसी भी एक इक्वेशन में a की वैल्यू को 2b बाय 3 पुट कर देते हैं। किस में कर दें, इसमें कर दें, चलो।
तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की वैल्यू पुट कर दी 2b/3, 2b/3 पुट करी तो बेटा कितना मिला हमें, ये मिल गया हमें 4b/3 + 2। तो बेटा b से b तो काट ही दो, है ना, b जीरो नहीं हो सकता ना, नॉन जीरो नंबर है, b जीरो नहीं हो सकता, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3b, ये आ जाएगा 3b इज इक्वल टू, इसको अगर एलसीएम ले लें तो ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो गया, 3 3 9 आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9b इज इक्वल टू 8b + 12। तो आ गया बेटा b की वैल्यू आ गई आपके पास 12। तो जो आपका फाइनल आंसर आया बेटा वो कितना आ गया बेटा, 12 आ गया। अगर आपको b पता लग गया तो आप a भी निकाल सकते हो, कर देते हैं चलो। तो आ जाएगा 4, a की वैल्यू 8 आ जाएगी। अगर आपको अब a भी पता है b भी पता है तो c निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। तो कितना, 24 में से 8 गया तो ये 16 आ जाएगा। तो c की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 16 आ गई। तो a b c हमने तीनों निकाल लिए। तो हम कर क्या रहे हैं बेटा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। अगर AP पता है ABC तो 2b = a + c होता है। अगर हमको पता है GP में है तो b² = क्या होता है बेटा, AC होता है। समझ आ गई, कोई दिक्कत है तो बताओ। एक आखिरी क्वेश्चन और करते हैं बेटा, चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को, एडवांस का प्रॉब्लम है 2012 का। बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट होता है, और इसके रूट्स क्या है बेटा, अल्फा बीटा है, और बोला गया अल्फा + बीटा, α² + β², α³ + β³ किस में है बेटा, GP में। तो अब अभी मैंने आपको बताया था अगर ABC GP में होते हैं तो हमारे पास क्या रिलेशन होता है, b² = AC। अगर ABC GP में होते हैं b² = AC। अब ये GP में तो हमें क्या पता है, α² + β² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू α + बीटा इंटू α³ + β³। समझ आ गई बात। अब अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो हमें पता है सम ऑफ रूट्स कितना है बेटा, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है बेटा, c/a, हाँ या ना। अब ध्यान देते हैं, α³ + β³ कितना होगा बेटा, ये होता है अल्फा + बीटा इंटू α² + β² माइनस अल्फा बीटा, ठीक है बात। तो अब α² + β² पे बात अड़ गई, तो α² + β² कितना होता है, ये होता है अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा। समझ आ गई बात। अल्फा + बीटा कितना है, -b/a, तो b² माइनस 2c/a, तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा, b² - 2ac/a²। ये किसकी वैल्यू आ गई, α² + β² की, ठीक है बात। तो ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे, ये कितना आ गया बेटा, -b/a, और ये वैल्यू आ गई आपके पास, इसको अगर मैं लिखूं ये कितना है बेटा, c/a, ये कितना है c/a, तो 3ac/a हो जाएगा। तो अगर मैं इसको लिख दूं b² - 3ac/a², तो कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है, नहीं होनी चाहिए। तो α² + β² ये है, तो इसका स्क्वायर तो हो जाएगा b² - 2ac का होल स्क्वायर अपॉन a² का स्क्वायर कितना, a4, अल्फा + बीटा कितना है -b/a इंटू α³ + β³ कितना होगा, a और a तो a³ हो गया नीचे, तो ऊपर कितना आ गया -b इंटू b² - 3ac, नीचे आ गया a³ बेटा। ये सारे a कट गए, ये वाले सारे a कट गए हैं, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, b² - 2ac का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस b हो गया, तो हो गया b² इंटू b² - वट 3ac, सही है। तो एक्सपेंड कर देते हैं, कितना आ गया, b4 + 4a² c² - 4b² ac इज इक्वल टू b4 - 3ab² c। b4 से b4 कट गया बेटा, b4 से b4 कट गया। अब क्या है, a कॉमन ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, ये -3 है ना बेटा, तो ये रह गया बस माइनस, हाँ या ना। तो अब मैंने क्या किया बेटा, यहां से ले लिया a कॉमन, क्या ले लिया, ac कॉमन ले लिया, यहां से ले लिया मैंने ac कॉमन, ac कॉमन ले लिया, तो बचा कितना, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। ध्यान देंगे बेटा, b² - 4ac इज इक्वल टू 0 आ गया है। अब ध्यान दो,
ए जीरो हो सकता है? ए जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लीडिंग कोफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता, तो इसके तो जीरो होने का कोई केस ही नहीं है। तो ये कितना रहेगा? सी, और ये कितना बेटा? डेल्टा। तो हमारे पास क्या रिलेशन निकला? सी डेल्टा किसके बराबर होगा बेटा? जीरो के। तो सी डेल्टा जीरो किस ऑप्शन में आ रहा है? ये आ रहा है थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन आपका आंसर है। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड भी था, है ना। इसको नोट करो फटाफट। छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें 4 या 5 पॉइंट हैं और एक क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी। जैसा हमने एपी में किया था वैसी बात करने वाले हैं, नोट कर लो इसको। चलो देखो बेटा, आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी। इफ ईच टर्म इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ फिक्स्ड नंबर द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो जीपी। देखो क्या कह रहा है, एक जीपी मान लेते हैं 2 4 8 16। ठीक है, एक जीपी मान ली 2 4 8 16। ये जीपी है ना। जीपी कैसे चेक करते हैं? रेशो सेम आती है, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म। देखो ना 2 आ रही है, 2 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है हर एक नंबर। कह रहा है कि अगर इस जीपी को आप किसी नंबर, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी क्या रहता है बेटा? जीपी में रहता है। कैसे? देखो, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 to the 6, ये 12 हो जाएगा, और ये कितना हो गया? 24। चेक करो ये सीक्वेंस अभी भी जीपी में बेटा। देखो मल्टीप्लाई करके देखो ना, 6 में 2 मल्टीप्लाई किया तभी 12 आया होगा, 12 में 2 मल्टीप्लाई किया तभी तो 24 आया होगा। तो ये बेटा अभी भी जीपी में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखो कॉमन रेशियो में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसकी कॉमन रेशियो भी 2 थी, इसकी कॉमन रेशियो भी बेटा कितनी है? 2 है। 2 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है। बस जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रही है? फर्स्ट टर्म चेंज हो रही है, फर्स्ट टर्म चेंज हो रही है, अदरवाइज क्या है? सीरीज जीपी में ही है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखते हैं बेटा, यहीं पे लिख लेते हैं। अगर मान लो बेटा x1 x2 x3 ये जीपी में थे, एंड एक सीरीज हो रहा है y1 y2 y3, ये भी किसमें बेटा? जीपी में है। देन अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जैसे इसकी फर्स्ट से मल्टीप्लाई x1 y1, सेकंड से कर दिया x2 y2, थर्ड को थर्ड से कर दिया x3 y3, तो ये भी बेटा किस में रहने वाले हैं? जीपी में रहने वाले हैं। या कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को डिवाइड कर दिया, x1 बाय y1, x2 बाय y2, x3 बाय y3, ये भी किस में रहने वाले हैं बेटा? जीपी में ही रहने वाले हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हैं बेटा, ये क्वेश्चंस में काम आ जाती हैं, इनको आप याद रखेंगे बेटा। नोट कर लो इन दोनों को फटाफट, फिर 2 प्रॉपर्टीज और हैं, एक क्वेश्चन करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, देखो क्या कहना चाह रहा है थर्ड प्रॉपर्टी। ये कह रहा है इफ x1 x2 x3 आर इन जीपी देन log x1 log x2 log x3 आर इन एपी। कह रहा है कि अगर कोई सीक्वेंस जीपी में होता है और उसकी हर एक टर्म पे लॉग लगा दोगे तो पूरी सीरीज क्या बन जाती है? एपी बन जाती है। देखते हैं बेटा, तो x1 x2 x3 को अगर मैं ए आर और ए आर स्क्वायर मान लूँ, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। ये किस में है बेटा? जीपी में। अगर मैं हर एक टर्म का लॉग ले लूँ तो कितना हो जाएगा? लॉग ए आर लॉग ए आर स्क्वायर, तो होगा क्या? लॉग ए को लॉग ए रहने दो, लॉग ए आर, लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग एम इंटू एन, क्या होता है? लॉग एम प्लस लॉग एन। तो आप इसको लिख सकते हो क्या? लॉग ए प्लस लॉग आर। लॉग ए आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? लॉग ए प्लस लॉग आर स्क्वायर, और लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है ये आगे आ जाता है, तो कितना हो गया? लॉग ऑफ ए प्लस 2 लॉग आर। आप ध्यान दो, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? दिस टर्म माइनस दिस टर्म कितना आ गया? लॉग आर। दिस टर्म माइनस दिस टर्म कितना आ गया? लॉग आर। अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड होती है तो सीरीज क्या बन जाती है? एपी बन जाती है। बात समझ आ गई है कि नहीं? ठीक है, फोर्थ एंड फाइनल प्रॉपर्टी बेटा, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। अगर आपको कोई बोले कि जीपी की 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लो, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी कैन बी टेकन एज
बेटा जैसे हम AP में भी करते थे ना, A माइनस डी A प्लस डी, तो सिमिलरली आप इसमें भी टर्म ले सकते हो A बाय आर, A और AR। फायदा क्या होगा, आपको क्वेश्चन में बोला गया होगा तीनों नंबर का प्रोडक्ट पता है, तो क्या होगा R से R कट जाएंगे, A पता लग जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तीसरी बात, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अगर बोला जाए तो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कैसे लेंगे बेटा, A बाय आर क्यूब, AR क्यूब, सॉरी हो जाएगा A बाय आर क्यूब, A बाय आर, AR और AR क्यूब, है ना। ये आप 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लेंगे। 5 भी लिख दूं क्या, चलो 5 भी लिख देते हैं। 5 में क्या होगा, A बाय आर स्क्वायर, A बाय आर, AR एंड AR स्क्वायर, ठीक है। ये आपके हो गए बेटा 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए। समझ आ गई है। चारों पॉइंट्स आपको कंठस्थ होने चाहिए। कंठस्थ समझते हो, कोई आपको जगाए सपने में ना, तो बता दो ये चारों प्रॉपर्टी कि भाई सर ने मुझे ये और ये बताई थी। ये नोट कर लो चारों प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम एक आखिरी क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को, कह रहा है इफ 3 consecutive terms of a GPR ABC their product is 216 and product taken pair wise is 156। तो पेयर वाइज का मतलब क्या है, AB प्लस BC प्लस C होता है बेटा। अब 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की बात हो रही है, हम तो क्या मानेंगे, A बाय आर, A और AR मान लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो तीनों का प्रोडक्ट कितना गिवन है हमें, तीनों का प्रोडक्ट गिवन है बेटा हमें 216, तो R से तो R कट गया, A क्यूब की वैल्यू आ गई 216, तो यहां से हमें क्या पता लग गया बेटा, A की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। अब पेयर वाइज की बात कर रहे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, A स्क्वायर बाय आर, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, A स्क्वायर आर, और फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट क्या आएगा, सिर्फ A स्क्वायर। और ये किसके बराबर है बेटा, 156। A स्क्वायर कितना है, 36, कॉमन ले लेते हैं, तो आ गया 1 बाय आर प्लस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 156। कुछ काट देते हैं, 3 से काटें, चलो 3 से काट लेते हैं, 52, 4 से काट लेते हैं, तो ये आ जाएगा 13। तो बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इज इक्वल टू 13R। तो बेटा सॉल्व करके आ गया 3R स्क्वायर माइनस 10R प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर कितने आ रहे हैं बेटा, एक आ रहा है R माइनस 3, एक आ रहा है 3R माइनस 1। तो दो बातें होगी, या तो R 3 होगा या तो R की वैल्यू 1/3 होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। A 6 आया था, तो अगर R को 3 लेते हैं, 6/3, 6 और 6 इंटू 3, तो कितना आ गया 2, 6 और 18, ठीक है। अगर 1/3 लेते हैं तो बेटा क्या आता, 18, 6 और 2, 18, 6 और 2। तो दोनों R की वैल्यू से नंबर्स तीनों सेम आने हैं, बस ऑर्डर चेंज हो जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं पे समाप्त करते हैं आज के लेक्चर को, ठीक। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया बेटा तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और इस वीडियो पे लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।